देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ ठीक है। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 जो है ये मैंने होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन था हम लोग का मटेरियल का परचेज प्राइस कैलकुलेशन वाला, तो ये पहले करवा देते हैं। इलास्ट्रेशन 3 जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, at what price per unit would part number A32 be entered in the store ledger। ठीक है, स्टोर लेजर मतलब बेसिकली स्टोर में जो लेजर मेंटेन होता है, मटेरियल परचेज किया जाता है उससे रिलेटेड जो भी लेजर मेंटेन होता है, वहां पर ये जो मटेरियल है वो कितने पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इफ द फॉलोइंग इनवॉइसेस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, मतलब लेजर कैसे बनता है, जर्नल से। जर्नल कहाँ से बनता है, जो भी इनवॉइसेस जो हमें बिल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनवॉइस बना हुआ है 200 यूनिट पार्ट नंबर A32 एट द रेट ऑफ ₹5,1000। ठीक है, ये इतना पार्ट नंबर A32 क्या है, ये शायद मतलब शायद नहीं, ये एक्चुअली उस मटेरियल या फिर जो भी है, मतलब जो भी हमारा मटेरियल का नाम है, ये बेसिकली मटेरियल का नाम है। ठीक है, अब मटेरियल किस तरह का है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, हमें नहीं पता, नाम है ऐसा। पार्ट नंबर A32 भी एंटर्ड, एंटर्ड कैसे होगा, तो यहाँ पर ये 200 यूनिट परचेज हुआ है ₹5 करके, 200 इंटू 5000 होता है। 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद 800, IGST 12% ₹96, पैकिंग चार्जेस 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, मतलब बॉक्सेस जो है वो रिटर्न नहीं होगा, मतलब वो जो परचेज कर लिया वो रह जाएगा परचेजर के पास, और इसका प्राइस है ₹50। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को आगे क्या बोला है, ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 days। 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 30 days में पेमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंट सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। बोल रहा है कि इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा IGST पे, तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो वो हमारा ऐड नहीं होता है परचेज प्राइस पे। ठीक है, अगर हमें वो टैक्स, जो भी टैक्स है, IGST हो या फिर लास्ट क्लास की तरह CGST SGST जो भी हो, अगर वो हमारा रिटर्नेबल है, मतलब इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो वो ऐड नहीं होगा, और अगर रिटर्नेबल नहीं है तो ही ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि ये रिटर्नेबल नहीं था तो पे कर दिया सो कर दिया, इसके बेनिफिट में तो हमें मतलब इसका तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो वो हम लोग परचेज प्राइस पे ऐड करके नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि इसका हमें कोई, इसका हमें जो है बेनिफिट जो है आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें इसको ऐड करने का जरूरत नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते, देखो कैसे करके होगा। अच्छा हाँ, एक चीज तो तुम लोग के दिमाग में आ सकता है कि ये तो पूरा किया हुआ है, फिर से हमें क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो कुछ रेक्टिफिकेशंस तो करने पड़ेंगे ना, जैसे IGST को ऐड कर रखा है, बट इसका इनपुट क्रेडिट अगर मिल रहा है हमें, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में बता रखा है, डॉक्यूमेंट्स जो है IGST के लिए वो इनक्लोज्ड किया गया है फॉर क्लेमिंग इनपुट, मतलब इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐड नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से हमें इसको फिर से करके दिखाना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3, computation of computation of cost per unit। पहले यहाँ पर लिखेंगे नेट परचेज प्राइस, सबसे पहले परचेज प्राइस लिखा जाता है, फिर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो, तो नेट परचेज प्राइस यहाँ पर हो गया 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके, या फिर ये भी लिख सकते हैं नेट परचेज प्राइस ये 800। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले परचेज प्राइस ही लिख लेते हैं। परचेज प्राइस हम लोग का हो जाएगा 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, 1000 लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे जो मिलता है उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। 20% मतलब 200, तो ये हो गया 800, इसे हम लोग बोलेंगे नेट परचेज प्राइस। फिर यहाँ पर इसके बाद IGST जो है इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो उसे ऐड नहीं करना चाहिए, पैकिंग चार्जेस हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड पैकिंग चार्जेस, ये प्राइमरी पैकिंग है।
ठीक है, पैकिंग चार्जेस, क्योंकि जब तक हमें नहीं बोलेगा तो पैकिंग चार्जेस ही मानेंगे। 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, मतलब बॉक्स में पैक होके प्रोडक्ट आया है, 5 बॉक्सेस है जो कि नॉन रिटर्नेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 50। मतलब रिटर्नेबल होता है तो कुछ पैसा रिटर्न मिल जाता है, तो हम लोग नेट करके दिखाते हैं ना। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पर जो है ये देखो, जो बॉक्सेस मतलब कंटेनर जो लिए गए थे प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे, तो वहां पर 6000 डिपॉजिट करना पड़ा था कंटेनर के लिए, और बोला गया था कि अगर रिफंड कर देते हैं, मतलब जब रिटर्न करेंगे बॉक्सेस को, तो रिफंड में हमें 4000 मिल जाएगा, मतलब 2000 बॉक्सेस का काउंट होगा। ठीक है, बॉक्स नहीं था वहां पर, शायद कुछ कंटेनर बोला गया था, तो यहाँ पर बॉक्स है। ठीक है, तो पैकिंग चार्जेस 50 रुपीज यानी 850। अच्छा, अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। कितने सारे यूनिट खरीदे गए हैं? 200 यूनिट। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट परचेज, 200 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट 850 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। 850 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, तो ये हो गया ₹4.25 पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट यही हमें पूछा था, तो ये कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा, तो और क्या था? हाँ, यहाँ पर एक कैश डिस्काउंट दिया था 2%। ये हमें लिखना नहीं होता है। ठीक है, देखो ये इसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया, आईजीएसटी का भी नहीं किया। आईजीएसटी का क्यों नहीं किया? क्योंकि इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, तो इसका ना तुम लोग नोट दे देना लास्ट में। ठीक है, लास्ट में हमें नोट दे देना चाहिए कि हम लोगों ने आईजीएसटी को क्यों कंसिडर नहीं किया। यहाँ पर लिखते हैं इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, फॉर आईजीएसटी पेड, सो नॉट एडेड विथ परचेज कॉस्ट। क्योंकि ये तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में कैसे परचेज प्राइस निकाला जाता है मटेरियल का तभी पढ़ लिया था। अगर इनपुट क्रेडिट होगा तो उस पे हमें ये ऐड करके नहीं दिखाना है। और दूसरा है कि ये कैश डिस्काउंट जो है ये हम लोगों ने क्यों कंसीडर नहीं किया? कैश डिस्काउंट जो है ये हम लोग इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ये तभी होगा जब पेमेंट 30 डेज के अंदर हम लोग कर देंगे तो हमें एक जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग प्रोडक्ट लेके आ गए उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट तो 4.25 पर यूनिट करके ही आया। अगर हम लोग इसका पेमेंट 30 डेज के अंदर करेंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन मतलब क्या वैल्यू है? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वैल्यूएशन करने के टाइम पे कैश डिस्काउंट को कभी कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्यों नहीं होता है? एज इट इज, ये भी लिख देते हैं, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। ठीक है, ये जैसे इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज होता है ना, मतलब ये देखो इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज जैसे हम लोग दिखाते हैं ना, पीएल में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिंग का आइटम है ना। सोच के देखो, हम लोग जो मटेरियल परचेस करें उसका कॉस्ट हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। लेकिन ये जो डिस्काउंट होता है या इंटरेस्ट होता है, फाइनेंस चार्ज होता है, ये सब हम लोग पीएल में दिखाते हैं। ये पीएल का आइटम है, ये परचेस से रिलेटेड आइटम नहीं है। ठीक है, इसलिए कैश डिस्काउंट को क्यों हम लोग नहीं दिखाते? पहला बात है कि इसे हम लोग मटेरियल के वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज की तरह ट्रीट होता है, मतलब बेसिकली ये पीएल का आइटम होता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था वहां पर एक पॉइंट था, वो मैंने शायद यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। डीमर्ज, ठीक है, ये डीमर्ज पॉइंट जो है ये कंसीडर नहीं किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन में करने का जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा ठीक है, बट ये डीमर्ज का मतलब जो है वो हम एक बार बता देते हैं डीमर्ज क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाकी सारी चीजों को तो कंसीडर किया था। डीमर्ज का मतलब ये था, डीमर्ज का मतलब होता है जैसे मान लो कि
सप्लायर से हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया, सप्लायर का ही हम लोगों ने जो है कुछ व्हीकल जो है ले लिया, मतलब व्हीकल उन्हीं से बोला कि आपके ही इस ट्रक में या फिर जो भी है टेम्पो ट्रक जो भी है उसमें हमारा जो स्टॉक हम लोगों ने खरीदा है उसे लोड कर लेंगे, फिर हमारे गोडाउन में जाके उसके अनलोड करके फिर आपका ट्रक जो है हम लोग आपके वहां भेज देंगे। ठीक है, अब ये पूरे प्रोसेस में एक टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो जो भी खरीद रहा है और जो सप्लायर मतलब मान लो ये सप्लायर का प्लेस है, ठीक है, सप्लायर के प्लेस से जो परचेस किया है उसका डिस्टेंस है मान लो यहाँ पर 10 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा ट्रक से, यहाँ पर सामान आएगा, फिर वो पहले यहाँ लोड होगा, ठीक है, पहले यहाँ लोड होगा, उसके बाद यहाँ अनलोड होगा। मान लो ये पूरे प्रोसेस के लिए सप्लायर ने बोला ठीक है 3 आवर्स जो है वो काफी है, 3 आवर्स में आप ये पूरा काम कर लीजिए, मेरे यहाँ से लोड करवाइए सामान को, फिर अनलोड कीजिए, फिर मेरे जो व्हीकल है उसे भेज दीजिए। ठीक है, तो अगर इसमें डिले हो जाता है तो इनको पेनल्टी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि ये ट्रक जो है ये किस कहीं और भी जाने वाला था, किसी और को भी सप्लाई करने के लिए जाने वाला था, जो इन्होंने कमिटमेंट कर रखा होगा, ठीक है, कि हाँ इतने टाइम को इनको भेज देंगे, इतने टाइम में इनको भेज देंगे। अब इनके डिले की वजह से क्या होगा, इनको 3 घंटा टाइम दिया था, अब इन्होंने ले लिया 5 घंटा, 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। अब इनका जो है इनका प्लान जो था कि नेक्स्ट इनको कहीं और इस ट्रक को ट्रिप करने के लिए भेजना था, ठीक है, कि किसी और सब जो कस्टमर है उनके पास भेजना था। इनका तो लॉस हो जाएगा क्योंकि जिनके पास सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा वो तो फिर फोन करके इनको बोलेंगे ना कि मेरे पास क्यों नहीं आया। तो ये बेसिकली ये है पेनल्टी। ठीक है, तो अगर आप टाइम पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सामान ट्रांसफर का अगर आप टाइम पे नहीं देते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है 1,000 रुपए। अगर ये इंसिडेंट ऑकर्ड होता है 3 घंटे से ज्यादा लगेगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, पार्क वगैरह में बहुत सारे राइड होते हैं, ठीक है, राइड का ऐसा सिस्टम होता है कि मान लो कि जैसे 1 घंटा घूमने से 200 रुपए, ठीक है, 1 घंटा राइड जो है जैसे 200 रुपए, जैसे मान लो साइकिलिंग वगैरह होता है ना पार्क में, तो 1 घंटा के लिए 200 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए मान लो। ठीक है, अच्छा 1 घंटा से अगर थोड़ा भी डिले हो जाएगा तो बाकी उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटा से अगर 5 मिनट डिले होगा तो इतना, 10 होगा तो इतना, 15। तो वैसे ही यहाँ पर अगर डिले हो जाता है रिटर्न करने पे व्हीकल वगैरह का तो उसके लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। या फिर मान लो ट्रक हो गया या फिर कुछ कंटेनर, ठीक है, कोई कंटेनर में लेके जा रहे हैं, उस कंटेनर को टाइम पे रिटर्न करें तो बेसिकली पेनल्टी। ठीक है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, डीमर्ज का मतलब होता है पेनल्टी। अब ये पेनल्टी हम लोगों ने लास्ट दिन क्वेश्चन में इसीलिए कंसिडर नहीं किया था और जरूरत भी नहीं पड़ा, इसलिए मेरे ध्यान में भी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने जो कंटेनर लिया था ना जिनसे मतलब सप्लायर से, तो इनका सिस्टम ये था कि 6,000 डिपॉजिट करके जाओ और अगर रिफंड करने आओगे कंटेनर को तो 4,000 वापस मिल जाएगा, 2,000 ही कंटेनर का लेंगे। ये तो कंटेनर का हो गया। और यहाँ पर जो पेनल्टी मैंने व्हीकल वाला बताया वो भी यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया था कि लोडिंग अनलोडिंग ऐसा कुछ हुआ है और जिसमें जो परचेजर है वो फेलियर हो गया है तो उसे पेनल्टी देना पड़ा। जब तक क्वेश्चन में हमें नहीं बताएगा हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, प्रैक्टिकली तो समझ गए होंगे डीमर्ज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ कहीं नहीं बताया था ऐसा कि इनको कोई पेनल्टी देना पड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट फेलियर होने के लिए, तो इसीलिए इसका कंसिडरेशन यहाँ पर करने का जरूरत नहीं हुआ। बाकी डीमर्स का मतलब जो है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये हम लोग कर चुके हैं, ईओ क्यू था ये। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने कर लिया था, 6 भी हम लोग का कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसमें जो है स्टॉक आउट वाला क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर 9 ये हम बताएंगे। ठीक है, ये मैंने बोला भी था ये एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं इतना बोल सकते क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आता है। फिर भी एक क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस समझने के लिए, तो इसका हम लोग जो है यूटिलाइजेशन तो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है, एबीसी एनालिसिस एक बार याद दिला देते क्या था। अगर हम लोग अपने गोडाउन में जो भी रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं उनको अगर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ए बी सी, और ये कैटेगरी किस बेसिस पे होता है, सबसे वैल्यूएबल आइटम क्वांटिटी में कम रहेगा, सबसे लेस वैल्यूएबल आइटम क्वांटिटी में सबसे ज्यादा रहेगा और मॉडरेट वैल्यूएबल आइटम क्वांटिटी में मॉडरेट रहेगा।
और उनके ऊपर कंट्रोलिंग भी उस तरह से रहेगा। ऑब्वियसली जो महंगा चीज है उस पर कंट्रोलिंग ज्यादा रहेगा, जो कम महंगा चीज है उस पर कंट्रोलिंग कम रहेगा, और जो मॉडरेट है उस पर कंट्रोलिंग मॉडरेट रहेगा। हम लोग को क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, हमें क्या करना है, एक प्लान बनाना है। ये सारे आइटम्स को 1 से लेकर 12 तक जितने भी आइटम है, ये सारे आइटम को हमें एबीसी एबीसी सिस्टम में इन आइटम को हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि आइटम 1 ए है, टाइप ए है, टाइप बी है या टाइप सी है, आइटम 2 जो है टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल जो इन्वेंट्री है हमारे पास, ये टोटल हो जाएगा, टोटल करेंगे। टोटल जो इन्वेंट्री है उसमें वन आइटम कितने सारे हैं, परसेंटेज में आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कितने सारे हैं, और जैसे ही हमें परसेंटेज पता चल जाएगा, हम लोग ये पता कर लेंगे कि मतलब क्वांटिटी जिसका जितना ज्यादा होगा वो ए आइटम हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कॉस्ट को भी परसेंटेज में ट्रांसफर कर लेंगे, और हम लोग ये बता देंगे कि कौन सा आइटम ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कंप्लीट हो गया, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं। देखो एग्जाम में आ भी जाए तो हो सकता है 2-3 आइटम दे, इतना सारा आइटम तो नहीं देगा, फिर भी हम करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन है तो एक बार बता देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं आइटम, यूनिट, ये देखो आइटम यूनिट जैसे दे रखा है, फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ यूनिट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, जैसे मैंने बोला कि कौन सा आइटम कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट, उसके बाद लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, इससे पता चलेगा वैल्यूएशन जो है किसका कितना परसेंट है, और रैंक। ठीक है, चीज तो आसान है, बस हाँ थोड़ा सा जो है, बहुत ही मतलब थोड़ा नहीं, काफी लेंदी प्रोसेस है। 1 से लेके 12 तक आइटम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, यूनिट देखो ये आइटम का नाम दे दिया है, 1 2 3 4 करके प्रोडक्ट का नाम दे दिया। यूनिट है 7000 4000 1500, 7000 4000 1500। अच्छा, इसके बाद 29 10 40 60, 29 10 40 60, 29 10 40 60 13 10 29। अच्छा, और है 11 500 और 4000, 11 500 और 4000। इसका हम लोग एक बार टोटल कर लेंगे, तो तुम लोग भी टोटल करो, शायद हो सके कि मेरे से कुछ गलत हो जाए, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, तो तुम लोग भी थोड़ा सा टोटल कर लो। तो 7000 प्लस 4000, 7 प्लस 4 1500, मतलब 1.5 ले लेते हैं, 29। ठीक है, फिर 10 40 60, अच्छा 13 10 13 13 10 29, मतलब 10 और 10 20 20 20 40 40 और 9 और 3 12। ठीक है, 40 प्लस 12, अच्छा 15 11.5 और 4 219 इंटू 1000। ठीक है, मैंने 1000 हटा के किया, तो 2,19,000। तो क्या होगा ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर इस तरह से करते हैं। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो देखो टोटल आइटम है 2,19,000, उसमें ए कितना है, सॉरी 1 कितना है 7,000। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 7,000 आइटम है आउट ऑफ 2,19,000,
1000, ठीक है। ये हो गया इंटू 100 करेंगे तो हम लोग को परसेंटेज पता चल जाएगा, जो कि है 3.1963। हम लोग ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, 4 डिजिट लेके करेंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं तो दिखेगा। तो ये हो गया हम लोग का, हाँ, 3.1963, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, तो 1.8265, 1.8265, 48 है 5, ठीक है। तो तुम लोग भी देखते जाओ, गलत तो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 4000 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2,19,000, ये तो हर जगह पे होगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 2,19,000, ये एरर दिखा देगा क्या? हाँ, एरर दिखा देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,19,000, तो ये आ रहा है 0.6849, 0.6849। फिर 29,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, 13.2420। फिर 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,19,000, 4.5662, 4.5662। अच्छा, 40,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, 18.264, 18.2648, ठीक है, 4 डिजिट तक। अच्छा, 60,000 2,19,000 इंटू 100। तुम लोग भी करते जाओ, अगर कर रहे हो तो मुझे बताओ, हम तुम लोगों से पूछ के लिख लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। 13,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, 5.93607, मतलब 61, ठीक है। अच्छा, 20,000 नहीं, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,19,000, 4.5662, 4.5662। अच्छा, इसके बाद 29,000 हो गया, 10,000 हो गया, 29। अच्छा, 29 एक बार हम लोगों ने निकाला था शायद, वहां से देख के लिख लेंगे। 13.2420, 13.2420। 11,500 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100, 5.2511। और ये 4,000 है, 4,000 का कितना हो जाएगा, देखो 40,000 का इतना आ रहा है, तो 4,000 का 1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से देख के लिख देते 1.264, ठीक है। ये हो गया। अब ये टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये सब परसेंटेज में डिफाइन किया है ना हम लोगों ने, ये टोटल 100% है। तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो, मतलब ये बेसिक सेंस है हम लोग का। देखो, ये इसको मैंने 100% में कितना है ये बोला है, ये 100% में कितना है, तो ये टोटल 100% है। 100% में ये अमाउंट है 3.1963, ठीक है। ये टोटल करेंगे तो परसेंटेज में 100 आ जाएगा। अब कॉस्ट जो है देख देख के लिख लेते हैं हम लोग। 4.450, 19.140, 4.450, 4.450, 19.140। अच्छा, 8.900, 0.180, 8.900, 0.180। अच्छा, इसके बाद 8.190, फिर से 8.190, फिफ्थ नंबर आइटम। सिक्स्थ नंबर 0.450, 0.450 के बाद 180, 980, 180, 980, एट्थ नंबर। अच्छा, नाइन्थ नंबर है 0.205360। 11th नंबर 6.320 और 5.220,
12th नंबर आइटम, ठीक है। अच्छा, अब ये सब का हम लोग कर लेते हैं, टोटल करेंगे, ठीक है, ये पूरा टोटल कर लेते हैं। अगर इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखो अब इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि क्वांटिटी परसेंटेज क्या है, ठीक है, जैसे आइटम 1 3.196% है, क्वांटिटी परसेंटेज निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये पर यूनिट कॉस्ट है वन आइटम का 4.450, तो 7000 का कितना हो जाएगा, तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, 4.450 इंटू 7000, ठीक है, तो ये हो गया 31,150। फिर हो जाएगा 4000 इंटू 19.140, तो ये हो गया 76,560। ये टोटल कॉस्ट निकल रहा है, ताकि वैल्यूएशंस में पता कर पाए कि रैंकिंग कैसे देना पड़ेगा, ठीक है। 1500 इंटू 8.90, तुम लोग एंड के साइड से कर सकते हो, ठीक है, करके मुझे बता सकते हो। जैसे हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तुम लोग अगर एंड वाले आइटम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग जो कैलकुलेट करोगे वो तुम लोगों से पूछ के हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 350 हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तुम लोग एंड से करो। 29,000 इंटू 0.180, तो ये हो जाएगा 5220, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10,000 इंटू 8.190, मतलब 81,900 हो जाएगा। 40,000 इंटू 0.450, तो ये हो गया 18,000। अच्छा, ये 60,000 इंटू 0.180, 10,800, 10,800। 13,000 इंटू 0.980, 12,740। अच्छा, 10,000 इंटू 205, मतलब 2050 आ जाएगा, 30 हट जाएगा, 2050। 29,000 इंटू 0.36, 29,000 इंटू 0.360, तो ये हो गया 10,440। 11,500 इंटू 6.320, तो 72,680। और 4,000 इंटू 5.220, ठीक है, तो 20,880। अब अगर कैलकुलेटर में तुम लोग मेमोरी प्लस का ऑप्शन यूज करते हो, मैंने यहाँ पर भूल गए, हम नहीं किया, तो तुम लोग मेमोरी रिकॉल करोगे तो इसका टोटल मिल जाएगा। अभी मैंने तो नहीं किया है, तो हम यहाँ से फटाफट जो है एडिशन कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 76,560 प्लस 13,350 प्लस 5,220 प्लस 81,900 प्लस 18,000 प्लस 10,800 प्लस 12,740। अच्छा, 12,740, 2050, 10,440, 72,680 प्लस 20,880, तो 3,55,770, 3,55,770, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब ये इतना कॉस्ट है, टोटल इतने कॉस्ट का जो है रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में है, उसमें से आइटम वन जो है, उसमें से आइटम वन जो है वो 31,150 रुपीज का है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल, 31,150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये जो आया टोटल 3,55,770, ठीक है। जैसे हम लोग परसेंटेज किसी चीज का निकालते हैं तो टोटल जितना आइटम पे निकाल रहे डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, वैसे ही तो 8.7557 कर देते हैं, 75565 है इसीलिए 76,560 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल 3,57,55,770, ठीक है। तो ये आ रहा है 21.51, 21.5195
2, ठीक है। अच्छा 13,350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,55,770। अच्छा तो ये आ रहा है 3.7524। अच्छा 5220 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 355,770, 1.4672। अच्छा फिर इसके बाद हो जाएगा 81,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 355,770, 23.0205। 18,000 इंटू 100 divided by 355,770, 5.059, 5.0594, ठीक है, 4 डिजिट लेंगे। अच्छा इसके बाद है 10,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 355,770, तो ये हो गया 3.0357, 669 है तो मैंने 7 कर दिया। अच्छा 12,740 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3,55,770, 3.58096 है तो ये 81 कर देंगे, ठीक है, इसे 81 कर देंगे। 3.5810, ठीक है। 2050 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3,55,770, तो ये हो जाता है 0.5762। 10,440, 10,440 into 100 divided by 355,770, तो ये आ रहा है 2.9448 मतलब 5, ठीक है। और 72680 into 100 डिवाइडेड बाई 355,770, तो ये हो जाता है 20.4289। और लास्ट 2880 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 355,770, तो ये हो गया 5.8689 है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 और इसका टोटल भी 100 होगा क्योंकि ये परसेंटेज में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा मतलब सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट था वो तो मैंने करवा ही दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रैंकिंग देना है। तो रैंकिंग किस हिसाब से देंगे, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से हमें रैंकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को एजम्पशन लेना पड़ेगा कि कौन सा आइटम को हम लोग ए मानेंगे, कौन सा बी और कौन सा सी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक एजम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक बेसिस पे एजम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेसिस ऑफ, बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली बात ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ बेसिस बता दे कि इतने से इतना आइटम जो है हम लोग को ए मानना है या फिर बी मानना है, तो हम लोग वही फॉलो करेंगे। क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अपने हिसाब से एजम्पशन लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एजम्पशन लगा रहे हैं कि 50,000 या उससे ज्यादा महंगा जो रॉ मटेरियल है वो ए आइटम मानेंगे हम लोग। तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोग अपना जो है एजम्पशन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। 13,000 से 50,000 वाला जो भी प्रोडक्ट है उसे हम लोग मान लेते हैं वो बी आइटम है। और बिलो 30,000, ठीक है, 30,000 से कम जो सामान है, 30,000 रुपीज से कम जो महंगा सामान है वो सब हम लोग सी आइटम मान लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग अपना रैंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रैंकिंग हम लोग जब करेंगे तो देखो सबसे महंगा एबीसी एनालिसिस के हिसाब से कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पर ये सब तो यूनिट दिया हुआ है, ये यूनिट कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ये परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर सबसे महंगा कौन सा है, देखो ये 8 पॉइंट है, 21.3, ये 1 है, ये 23 है, ठीक है। ये 23 मुझे अभी तक का सबसे महंगा लगा। 5, 3,
3022 20, ठीक है, ये 23 है, ये 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर इसके बाद कैटेगरी वाइज एबीसी में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को एबीसी एनालिसिस में डिवाइड करने के पहले रैंकिंग भी करने बोला है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमें रैंकिंग भी करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। कहाँ गया, ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये रैंकिंग देना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो भी आइटम लिया हुआ है उसका रैंक जो है हम लोग कैसे देंगे, रैंक हम लोग देंगे उसके वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एबीसी एनालिसिस तो वही बोल रहा है सबसे महंगा जो है वो रैंक 1 जाना चाहिए, ठीक है, सबसे सस्ता जो है वो एकदम लास्ट में जाना चाहिए। तो सबसे महंगा ये वैल्यूएशन के हिसाब से 23.0000205, तो इसका रैंक हो जाएगा 1, इसका रैंक हो गया 1। अच्छा 23 के बाद यहाँ 21 दिख रहा है, ये 2 हो जाना चाहिए, ठीक है, 21 जो है ये 2 हो जाएगा रैंकिंग के हिसाब से। और एक 20 देखा था हम लोगों ने, 20 ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा 20 के बाद कौन सा है देखते हैं, 20 के बाद 831 533225, 5 दिख रहा है मुझे, 8 था, 8 था ये वाला, तो ये 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये 4th नंबर हो गया। क्योंकि देखो इसका कॉस्ट जो है 8 लगभग 8.77 मतलब 9%, ये 21 था, ठीक है। तो हम लोग रैंकिंग प्रोवाइड करें 8 के बाद, और भी 8 रिलेटेड एक था वो देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं 8 तो नहीं था, 5 है नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट शायद 5 ही होगा, तो ये 5th नंबर, ये 5th नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये 5th हो गया। 6th में क्या जाएगा चेक करते हैं, 6th में इसको ऐसे करते तो मुझे ध्यान से दिखेगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये 3 है, 1 3 1 5 3 3 0 2 2 मतलब 5, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 5th नंबर। तो ये कितने नंबर पे रैंक पे चला जाएगा, तो लास्ट रैंक हम लोगों ने 5th लिखा है, ये 6th नंबर हो जाएगा, ठीक है, 5.00 जो है 0594, ये 6th नंबर हो जाएगा। इसके बाद 7th में क्या आएगा चेक करते हैं, 5 तो लिख लिया, इसके बाद 3 3 ये सब तो कम है, 3 ये रहा, 3 में चेक करते हैं, 3.0357 3.5 ये सबसे ज्यादा है 3 में, मतलब ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 6th के बाद ये 7th नंबर पे चला जाएगा 3.754, और उसके बाद 3 वाला ये सबसे ज्यादा महंगा हो जाएगा 8, और ये 9 हो जाएगा, मतलब 1698, चलो ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 3 हो गया, ये 1 है यहाँ पर, 0 2 बस, तो 2 सबसे पहले आ जाएगा, ये तीनों में 2 पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने लास्ट कहां तक रैंक डाला, 9, अब ये हो गया 10, 10 के बाद यहाँ पर 10 के बाद 1 पॉइंट है, ये वाला हो जाएगा 11, ठीक है, 7 के बाद 11 आ जाएगा, 11 और 12, टोटल 12 आइटम है, ये सबसे सस्ता है 12, ठीक है। तो हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया कौन सा, मतलब क्या आइटम है, मतलब यहाँ पर रैंकिंग किस हिसाब से दिया, वैल्यूएशन के हिसाब से, रैंकिंग किस हिसाब से गया, वैल्यूएशन यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोगों ने एबीसी का एक प्लान बना लिया कि हमारे पास जो भी मटेरियल है जिनका कॉस्ट 50,000 या उससे ज्यादा है वो ए आइटम होंगे, जिनका 13 से 50 के अंदर है वो बी आइटम होंगे, जो बिलो 13 होगा वो सी आइटम। ये एजम्पशन है क्योंकि कुछ नहीं बोला है हमें, अगर क्वेश्चन में हमें ये रेंज दे देगा तो हम लोग वही वाला रेंज फॉलो करेंगे, ठीक है, वो रेंज हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लान, on the basis of a plan of ABC selective control, ठीक है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर रैंकिंग का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर आइटम नंबर, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, और कैटेगरी। देखो कैसे लिखना पड़ेगा,
अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि 50,000 एंड एबव आइटम कौन कौन सा है। 50,000 एंड एबव 31 ये हो गया। 50,000 एंड एबव ये वाला, ठीक है। सेकंड, अच्छा ये हो जाएगा, और ये वाला, ठीक है। ये तीन आइटम 50,000 एंड एबव है, बाकी सब आइटम जो है 50,000 से कम है। मतलब पहला आइटम हम लोग का ये वाला आ रहा है 76। अच्छा, इसमें रैंक 1 के हिसाब से लिखते हैं, मतलब कौन कौन सा आ गया, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3। ये तीन आइटम जो है ये हम लोग का 50,000 से एबव है। तो हम लोग यहाँ पर रैंकिंग में लिख लेंगे 1 2 3। ये देखो रैंकिंग में क्या लिखेंगे, रैंकिंग में लिखेंगे 1 2 3। आइटम नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो जिसका रैंक 1 है वो आइटम नंबर है 5, जिसका रैंक 2 है ये रहा, वो आइटम नंबर भी 2 है, ठीक है। अच्छा, और जो रैंक 3 है, कहाँ चला गया, ये रहा, वो आइटम नंबर हम लोग का 3 वाला 11 है, 3 वाला 11 है, ठीक है। तो 2 5 11 ऐसे आ रहा है, ठीक है। 2 5 11, तो जो 1 है वो है 5, और जो 2 है वो है 2। अच्छा, 5 2, ये फिफ्थ नंबर आइटम रैंक 1 हुआ है। सेकंड नंबर आइटम रैंक 2 हुआ है। 11th नंबर आइटम जो है वो रैंक 3 हुआ है। परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट, तो रैंक 1 जिसे मिला है वो आइटम कितने परसेंटेज है, 4.5662, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5662, ठीक है। और जो रैंक 2 आया है वो आइटम कितना है, 1.8265। ये देखो 1.8265, 1.8265। और जो 11th नंबर रैंकिंग में आया है हम लोगों ने लिया, ये रहा, इसका है परसेंटेज 13.2420। 13.2420, 13 पॉइंट, नहीं एक सेकेंड, हम लोग लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ यूनिटी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो जाएगा 5.2511, ठीक है। 5.2511, 5.2511, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा कि जो भी रैंकिंग हम लोगों ने 1 2 3 देखा, वो आइटम नंबर इतने हैं, उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट। देखो ये सब आइटम ना कम क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। अब कॉस्ट भी लिख लेते हैं। एक का कॉस्ट है 81,900, वही तो देख के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, 81,900, 76,560, ठीक है। ये देखो 81,900, 76,560। और थर्ड नंबर जो आइटम है वो हो जाएगा यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से, ये 72,680, 72 से ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ये है यहाँ पर। वन नंबर आइटम का 23.0205, यहाँ पर लिख देते हैं 23.0205, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि ये वाला 21.5195, 21.5195। और थर्ड नंबर रैंकिंग में जो आया 20.4289, 89, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अच्छा, कितने सारे आइटम है, तीन आइटम है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल, ये ना हम आंसर देख के लिख दे रहे और टोटल नहीं कर रहे। 11.6438 टोटल ये हो जाएगा। और इस कॉस्ट का अगर टोटल करोगे 2,31,140 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल अगर हम लोग लेंगे तो 64.9689 हो जाएगा। और कैटेगरी ये ए कैटेगरी में बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब एबीसी एनालिसिस का ए कैटेगरी आइटम, देखो कैसे हुआ ए कैटेगरी आइटम, क्योंकि इसका परसेंटेज टोटल यूनिट 11 पॉइंट ही है, ठीक है। मतलब ये सबसे कम होगा क्वांटिटी में, बाकी हम लोग निकालेंगे तो पता चलेगा। इसका कॉस्ट सबसे हाईएस्ट होगा 64, मतलब 100 में 64 अगर यही है तो बाकी दो आइटम कितने हो जाएंगे, 100 से 60 माइनस करने से 40, 40 से भी कम, मतलब लगभग 36% हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है बाकी आइटम जो है वो ए कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा, अब कैसे करके कैलकुलेट करना है ये तो मैंने बता दिया, अब इसको हम पूरा फिलअप करके बता देते हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट आइटम आएगा, ये देखो तुम लोग को तो आइडेंटिफाई करना आ ही गया होगा, 13,000 से लेके 50,000 के अंदर जो भी आइटम है, 13,000 से लेके 50,000 के अंदर, मतलब कौन सा आ जाएगा, ये वाला 31,150,
13,350। अच्छा, इसके बाद ये वाला 18,000। अच्छा, 12 है, 2050 ये। अच्छा, ये तीन आइटम हुआ। कौन सा है? रैंक 4, रैंक 7, रैंक 4, रैंक 7। अच्छा, और क्या हो जाएगा? 13,350। 13 से लेके 50 में ये वाला, ये वाला 20,000 ये वाला हो जाएगा। मतलब रैंक के हिसाब से हम लोग का हो जाएगा 4th, 7th, ठीक है, 4, 7 और 6। 4, 7, 6 मतलब बेसिकली 4, 6, 7 और ये 5। 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया 4, 5, 6, 7। और कैसे होगा पता चल गया। अब हम जो है आंसर देख के एक बार लिख देते हैं कि कैसे करके हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो, रैंकिंग के हिसाब से 4th, 5th, 6th और 7th नंबर आइटम ऐसा है जो कि हमारा 13 से लेके 50 में बिलोंग करेगा। आइटम नंबर कौन कौन से? 4th नंबर आइटम कौन सा है, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। 4th नंबर आइटम 1 है, ठीक है, ये तो सीख गए होंगे कैसे करके चेक करना है। 4th नंबर आइटम 1 हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर वाला 12 है। सिक्स नंबर आइटम 6 है, मतलब रैंक भी 6, आइटम नंबर भी 6। और 7th रैंकिंग वाला आइटम 3 है। और इसका परसेंटेज ये देखो कितने परसेंटेज में है, वो भी लिख देते हैं। 3.1963 देख देख के लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर देख के लिख रहे हैं क्योंकि इतना सारा डेटा लिखना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 18 पॉइंट बार बार पेज पलट के लिखने से काफी टाइम जा रहा है, तो हम यहाँ से आंसर तुम लोग अपने कॉपी में किए होगे, वहां से धीरे धीरे लिख लेना। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का, ये हो गया परसेंटेज, कितने परसेंटेज में क्वांटिटी में है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट कितना होगा? तो ये आइटम का कॉस्ट जो है 31,150 है, 20,880, 18,000 है और ये 13,350 है। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये भी दिखाना है वैल्यूएशन का परसेंटेज क्या है। ये है 8.7557। मतलब जो भी एबीसी एनालिसिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं ना, उनको पूरा इस तरह से ये चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, तभी वो एबीसी एनालिसिस का जो है यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ये कैटेगरी बी हो जाएगा। कैसे? अभी देखो, यहाँ पर आइटम कितने सारे हैं? 4 4 आइटम है, टोटल 4 आइटम है जो कि कैटेगरी बी में आता है। और इसका क्वांटिटी 23.9726। तो ये ऑब्वियसली ए आइटम से क्वांटिटी में ज्यादा होगा, कॉस्ट में कम होगा, ठीक है। कॉस्ट कितना आ रहा है ये देखो, 83,380। ये 4 आइटम मिला के 83, ये 3 आइटम मिला के 2,31। और परसेंटेज यहाँ पर जो है इससे कम हो जाएगा, 23.4365, ठीक है। और ये कौन से कैटेगरी में जा रहा है? बी कैटेगरी में चला जाएगा। और लास्ट जो सी कैटेगरी वाला है उसमें कौन कौन सा आइटम बचेगा? तो रैंकिंग के हिसाब से देख लो, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया है, तो रैंकिंग के हिसाब से क्या बचेगा? 8 9 10 11 12, ठीक है। 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, 8th नंबर आइटम का रैंकिंग यहाँ पर चेक कर लो। 8th नंबर आइटम जो है उसका रैंकिंग क्या है? 8 नंबर का 8 है, 9th नंबर का 12 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8। 9th नंबर जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग लिखा है मैंने। 9th नंबर रैंकिंग का आइटम नंबर क्या है? ये हो गया 7, ठीक है। 9th नंबर का 7 हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से ढूंढ के लिख लेना कि 13,000 से कम वैल्यूएशन वाला आइटम क्या है। 13,000 से कम वैल्यूएशन वाला आइटम क्या है, यहाँ से देखो, फिर उसका रैंकिंग देखो, ठीक है। और वैसे भी हमारा ए और बी जब आइडेंटिफाई हो गया, बचे हुए रैंकिंग वाले आइटम जो भी है वो सी कैटेगरी में ही जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? ये है हम लोग का रैंकिंग, ठीक है, ये रैंकिंग है। रैंकिंग तो यही बचा। अब 8th रैंकिंग वाला आइटम नंबर भी 8 है, 9th रैंकिंग वाला आइटम नंबर 7 है, चेक करके देख सकते हो। 10th का 10 है, 11 का 4 है और 12 का जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आइटम कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5, 5 आइटम ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो वहां से देख देख के लिखना है, हम अभी आंसर से लिख देते हैं, तुम लोग को कॉपी में कर लो। 27.3973। बाद में तसल्ली से तुम लोग इसको चेक करके देख सकते हो। एक तो मैंने पूरा बता ही दिया था, बाकी वे वैसे ही बनेगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा 13.2420, दो बार आएगा, दोनों सेम वैल्यूएशंस में है।
5662 ये क्वांटिटी का परसेंटेज हो गया। 64.3836 देखो ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में होगा, ये 11% है क्वांटिटी में, यूनिट लिखा हुआ है ना, ये 23 और ये बाकी बचे हुए परसेंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसका कॉस्ट जो है सबसे कम हो जाएगा। इसका कॉस्ट है 12740, टोटल करने से सबसे कम आएगा 10800, 10440 और 5220 2050, ठीक है। ये टोटल बन जाएगा 41,250। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परसेंटेज जो है वैल्यूएशंस के हिसाब से 3.5810, 3.30 सॉरी 3.0 है, 3.0357, अच्छा 2.9345, 1.46, 1.4672, अच्छा 0.5762, ठीक है। अच्छा 11.5946, ये टोटल करोगे तो आ जाएगा। ये किस चीज का टोटल है? वैल्यूएशन, मतलब रुपीस, कितने रुपीस का आइटम है। तो ये जो आइटम है ये सिर्फ पूरे स्टोर में जितने भी आइटम है उसका कॉस्ट का 11% जो है ऑकर कर रहा है, तो ये सी आइटम हो गया। और ये टोटल देखो यहाँ पर हम लोग एक ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हैं। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल मतलब कितने सारे आइटम है, टोटल कितने सारे आइटम है 12, 3 + 4 7, 7 + 5 12, टोटल 12 आइटम है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये परसेंटेज इन यूनिट है, सारे आइटम का टोटल करेंगे तो 100 होगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं, 100% आएगा, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, वो किया हुआ है 3,55,770, यही आना चाहिए, ठीक है। 3,55,770 और ये 100%, ठीक है। तो देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब ये करने में जरूर डिफिकल्ट है, इतने सारे जो है कैलकुलेशंस दिए हुए, लेकिन मान लो 3-4 आइटम दे दिया, फिर उसमें कैटेगरी जो है डिवाइड करने के लिए बोला है, तो करना पड़ेगा ना। और हो सकता है ऐसा भी आ जाए, लेकिन चांसेस काफी कम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आता है नॉर्मली, तो ये हम लोगों ने एक बार सीख लिया कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा। अच्छा अब नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस का फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसे कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें हमें रीजंस जो है वो बताने हैं। तो देखो क्या बोला है, ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री, एक फैक्ट्री में 4000 टाइप का स्टॉक है, ठीक है। 4000 मतलब ये देखो 3875, 110 और 15, ये एक्चुअली टोटल है, चेक करके देख लो, ये सब टोटल करेंगे तो हमारे पास 4000 आइटम बन के रेडी हो रहा है। ये देखो 110 और 15, टोटल 4000 आइटम है। ये यहाँ पर ना टोटल जो है लाइन नहीं लगाया हुआ है, ये टोटल 4000 आइटम्स है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, इन अ टर्म ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज, मतलब कितना स्टॉक रखना है, कितना यूसेज हो रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड, हमें उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। जैसे 3875 जो आइटम है जिसका क्वांटिटी है 3875, मतलब कोई एक आइटम होगा, जैसे इसका नाम दे देते हैं आइटम पी, आइटम क्यू, आइटम आर। पी आइटम है क्वांटिटी में 3875, ठीक है। परसेंटेज होगा 96.875, कैसे, अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना। ये देखो टोटल 4000 आइटम है, उसमें से ये 3875 है, तो देखो 3875 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, ये देखो, तो ये 96.875% और 110, इसीलिए वो वाला क्वेश्चन करवा दिया ताकि इसको समझने में कभी भी कोई छोटा मोटा भी क्वेश्चन दे तो प्रॉब्लम ना हो। तो 2.75% और 15 ये और भी कम हो जाएगा। 15 क्वांटिटी में जो नंबर ऑफ आइटम्स 15 है उसका परसेंटेज में अगर डिफाइन करें तो 0.375% है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी में ये 96% है, अप्रोक्सीमेटली ये 2.7 और ये 0.375। फिर यहाँ पर दिया है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग का मतलब है वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो कितना कितना है। अगर 100% वैल्यूएशन है तो इसका वैल्यूएशन देखो, जो क्वांटिटी में ज्यादा है उसका वैल्यूएशन कम होगा, क्योंकि एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग। ये देखो एबीसी एनालिसिस, और ये देखो ये सबसे कम है क्वांटिटी में, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, 50% वैल्यूएशन है। और ये मॉडरेट है, ठीक है, 30%। अब यहाँ पर बोला है परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, अब कौन सा आइटम कितना यूज होता है, जो पी आइटम है वो 5% यूज होता है, जो क्यू आइटम है 10% और जो आर आइटम है वो 85% यूज होता है, ठीक है।
हम लोग को बोला है क्लासिफाई द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हमें क्लासिफाई करके बताना है कि कौन सा ए आइटम है, कौन सा बी, कौन सा सी, और उसके साथ हमें रीजंस भी बताने हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो हमारा कौन सा आइटम ए है, कौन सा आइटम बी है और कौन सा आइटम सी, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये वाला आइटम ऑब्वियसली हमारा ए आइटम होगा क्योंकि ये सबसे कम है, ये सी आइटम हो जाएगा, और ये मिडिल वाला बी आइटम हो जाएगा। तो क्लासिफाई तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हम लोग को इसके साथ साथ उसका रीजंस भी जो है देना है कि रीजन क्या है इन आइटम को ए बी सी आइटम में क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, जस्ट लिख के बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसमें हमारा एक बार लिख के देख लेते हैं कैसे करके हमें लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, यहाँ पर लिखेंगे 15 नंबर, ये वाला, ये देखो 15 नंबर आइटम जो है, 15 नंबर ऑफ इन्वेंट्री आइटम शुड बी क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी आइटम। इसको हम लोग ए कैटेगरी आइटम बोलेंगे। एज क्यों बोलेंगे वो भी लिख देते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इसका अगर हम लोग टेबल में देखें तो ये परसेंटेज में जो है सबसे कम है, तो ये ए कैटेगरी में ही होगा क्योंकि एबीसी एनालिसिस में सबसे कम वैल्यूएशंस वाले, सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस वाले आइटम सबसे कम क्वांटिटी में होते हैं। तो कंस्टिट्यूट 0.375% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैराइटीज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, जितने भी इन्वेंट्री है अलग अलग टाइप के, उसमें ये 0.375% है, विच इज मिनिमम, सबसे कम है, विच इज मिनिमम एज पर गिवन क्लासिफिकेशन इन द टेबल। ठीक है, जो कि सबसे मिनिमम हो रहा है, इसीलिए इसे एक कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं, ये एक कैटेगरी में। इसके अलावा और क्या रीजन दे सकते हैं? जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का, उसका ये 50% जो है ऑक्युपाई कर रहा है, तो बहुत महंगा है। ठीक है, 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग which is minimum, sorry, which is maximum according to टेबल। ठीक है, जो कि टेबल के हिसाब से सबसे मैक्सिमम है, तो इसीलिए भी ये एक कैटेगरी में आ जाएगा। और इसका कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा है, ये देखो हाईएस्ट कंजम्पशन है, तो हाईएस्ट इन कंजम्पशन। एबीसी एनालिसिस में हाईएस्ट कंजम्पशन जो होता है वो ए कैटेगरी में आता है। हाईएस्ट इन कंजम्पशन अबाउट 85% ऑफ टॉप यूसेज। ठीक है, जो भी यूसेज हो रहा है उसका 85% यही वाले कैटेगरी वाले यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। ये वाला आइटम जो है 110 वाला आइटम जो है वो बी कैटेगरी में आएगा। 110 नंबर आइटम इज ऑफ बी कैटेगरी। क्यों? इसीलिए इट कंस्टिट्यूट गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग मैम। इट कंस्टिट्यूट 2.750। देखो ये कितने परसेंटेज जो है ऑकर्ड कर रहा है, तो इट कंस्टिट्यूट 2.750% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री। तो हमें तो तीन कैटेगरी में ही आंसर को बताना है। एक तो क्वांटिटी कितना है स्टॉक का, वैल्यूएशन कितना है, कंजम्पशन कितना है। तो इसका क्वांटिटी है कुछ इतना परसेंटेज। अच्छा नेक्स्ट हम लोग इसका मतलब इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट हो रखे, 30%। मॉडरेट, ना तो ज्यादा ना तो कम, ठीक है, मॉडरेट है मतलब मिडिल। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडरेट इन्वेस्टमेंट is involved, that is 30% of total usage, total of use, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जितना हम लोग मतलब हमारे पास टोटल ऑफ स्टॉक, सॉरी टोटल ऑफ स्टॉक लिखो, टोटल स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट है 100% में 30% इस टाइप के प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर यूसेज जो है वो भी मॉडरेट ही होगा, चेक कर लो, ठीक है, मॉडरेट होगा। ये 5% सबसे कम, 85% सबसे ज्यादा, 10% जो है ये सबसे मतलब मॉडरेट है, ना ज्यादा ना कम। तो मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इज involved, that is 30% of total of use। हो गया। अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट 3 नंबर, मतलब ये आइटम 3875 नंबर आइटम, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, तो ये सी कैटेगरी में आए। 3875 नंबर ऑफ वैराइटीज ऑफ आइटम, या फिर इन्वेंट्री लिख लो, इन्वेंट्री। हाँ बोलो। मैम इन्वेस्टमेंट 2 बार हो गया। और 2 बार लिख दिया मैंने। अच्छा मॉडरेट इन कंजम्पशन होगा, मॉडरेट इन कंजम्पशन, हाँ सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, मॉडरेट इन कंजम्पशन। मॉडरेट इन कंजम्पशन कितना है देख लेते एक बार, 10%। अच्छा मॉडरेट इन कंजम्पशन दैट इज 10% ऑफ, दैट इज 10%, या फिर 10% ऑफ टोटल यूसेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 10%। बस इतना ही लिखती हूँ। अच्छा 3875 नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री आइटम is classified as सी कैटेगरी, ठीक है। ये सी कैटेगरी में डिफाइन होगा, और इसको भी क्यों सी कैटेगरी में डाल रहे हैं उसका भी सेम तरीके से ही 3 रीजन हमें लिखना है, क्वांटिटी और वैल्यूएशन जो है वो, और कंजम्पशन। तो ये कितना परसेंटेज क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, जीरो, ये वाला 96.875 सबसे ज्यादा, ठीक है, कंस्टिट्यूट 96.875% of total varieties of inventory items handled by stores of factory, ठीक है। फैक्ट्री में जितने तरह के आइटम जो है मैनेज किए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही वाला है, 96.875%, इसीलिए ये सी कैटेगरी में है। दूसरा रिक्वायर्ड अबाउट, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट हुआ, 20%, बहुत ही सस्ते में आ गया, ठीक है, बाकी आइटम के कंपैरिजन में। रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ टोटल, नहीं कितना है, 20% नहीं है, ये कितना है, हाँ 20%, वैल्यूएशन जो है ये 20% है। रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ टोटल यूज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, ठीक है, जितना ये स्टॉक हम लोग होल्ड कर रखे हैं उसको यूज करने के लिए, उसमें से 20% इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ
इन्वेस्टमेंट लिख दो, ऐसे नहीं लिख के, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग, ऑफ टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग, ठीक है। और थर्ड नंबर पॉइंट यूसेज पे लिख देंगे। यूसेज देखो मिनिमम है सिर्फ 5%, ठीक है, मिनिमम यूसेज, मिनिमम इन्वेंट्री कंजम्पशन भी लिख सकते हो, या फिर यूसेज, दैट इज अबाउट 5% ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, ठीक है। यूसेज जो है वो मिनिमम है। तो पॉइंट हमें पता ही था, लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग जो है, यूसेज का मैंने शायद नहीं बताया था जब मैंने ये थ्योरी लिखवाया था, लेकिन बाकी 2 पॉइंट बताए। लेकिन इससे क्या हुआ, हमें यूसेज वाला कंसेप्ट भी पता चल गया। यूसेज के हिसाब से क्या होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यूएशन वाले है उसका यूज भी मैक्सिमम है, जो मिनिमम वैल्यूएशन वाले उसका यूसेज भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक थ्योरी है वो लिखेंगे कि देखो ये थ्योरी हम लोग इसीलिए ही लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्यों लिखना पड़ेगा, एक बार हम याद दिलाते हैं। जब हम लोगों ने अलग अलग तरीके का एनालिसिस जो है यहाँ पर लिखा था ना, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एबीसी एनालिसिस, फास्ट स्लो नॉन मूविंग, ये वाला, अच्छा, और एक हम लोगों ने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो भी पढ़ना है। शायद वो कहीं पर लिखवाया था मैंने, मतलब नाम लिखवाया था, याद नहीं है कहाँ पर लिखवाया था, छोड़ो कोई बात नहीं। हमें एक बार तो पूरा डिटेल्स में लिखना है तो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, शायद हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोलिंग सिस्टम में लिखा था कि रेशियो, कंट्रोल रेशियोज, एबीसी एनालिसिस, जेआईटी एनालिसिस, ये सब के थ्रू से हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो है इसका मतलब है जब हमें जरूरत होगा इन्वेंट्री का तभी हमारे पास इन्वेंट्री आएगा। स्टॉक करके रखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम लोग स्टॉक करके रखना नहीं चाहते हैं, ये सिस्टम में ये चीज हमें अवेलेबल मिलेगा। नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं कि मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए हमेशा हमारे पास, स्टॉक आउट हो जाए तो फिर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इससे हमारा काफी लॉस हो सकता है। लेकिन जेआईटी सिस्टम ऐसा है कि हम लोग एक कोई सप्लायर से इसी बात पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हमें आपका मटेरियल पसंद है, हमें रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो आपके पास है, हमें वो मटेरियल का दाम भी पसंद है, मटेरियल का क्वालिटी भी पसंद है, हम लोग आपसे मटेरियल लेंगे, लेकिन बस हमें अपना गोडाउन में मटेरियल को स्टॉक नहीं करना है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इसका कैरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए या जीरो हो जाए, मतलब रखना है गोडाउन में तो फिर कैरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट को एलिमिनेट करना चाहती है तो वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर सकती है। कैरिंग कॉस्ट को कैसे एलिमिनेट कर सकती है, बोल रही है कि सप्लायर को कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब जब मुझे मटेरियल का जरूरत होगा आप मुझे मटेरियल सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट जैसे कि मान लो जो है गोडाउन का रेंट, सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, ये सारे कॉस्ट हमारे कम हो जाएंगे, मतलब लगभग जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी अपने गोडाउन में नहीं रखेंगे, तो ये हमारा कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसे, गुड्स विल बी ऑर्डर्ड, गुड्स मतलब जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, तो गुड्स विल बी ऑर्डर्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब पहले से कुछ रखना नहीं है अपने पास, जब जरूरत होगा तभी स्टॉक को ऑर्डर करेंगे। क्या इससे हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एक सप्लायर को, यहाँ पर सिस्टम ही ये है, हम लोग पहले किसी सप्लायर के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करेंगे कि हमें जब जरूरत होगा तब ये स्टॉक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, ये एग्रीमेंट होगा तभी, नहीं तो फिर स्टॉक आउट होना मतलब नॉर्मल सा बात है, क्योंकि पहले से हम लोग अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर रखेंगे तो कुछ एडवांस दे रखे होंगे, कुछ टर्म्स कंडीशंस होगा, तो वो भी जो है मतलब उनके पास भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको भी भेजना ही पड़ेगा, मतलब ये एक एग्रीमेंट हो गया ना कि जब इनको जरूरत होगा तब देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट नहीं होगा, ऐसे ही हम लोग सोचेंगे किसी भी सप्लायर को फोन करके बोलेंगे कि अभी भेज दो, तो वो क्यों भेजेगा, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली वो भेजेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया यहाँ पर कि जब जरूरत होगा तभी हम लोग स्टॉक का जो है स्टॉक खरीदने का सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स विल बी रिसीव्ड immediately after the
ऑर्डर प्लेस, ठीक है। और इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, वही तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। हम लोगों को गुड्स स्टॉक का जरूरत होगा, हम लोग सप्लायर को फोन करेंगे, सप्लायर तुरंत जो है एक मिनिमम टाइम के अंदर, कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लगेगा, एक मिनिमम टाइम के अंदर हमें वो स्टॉक हमारे गोडाउन तक प्लेस कर देगा, ठीक है। तो गुड्स विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट with an approach to have zero inventories in stores, ठीक है। ये ऐसा एक इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें हम लोग ये अप्रोच लेते हैं कि हमारे स्टोर में जो इन्वेंट्री रहेगा वो जीरो क्वांटिटी में रहेगा, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं, जब जरूरत होगा तब मंगाएंगे, ठीक है। तो फिर स्टॉक क्यों करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टॉक नहीं करना, इसका कंसेप्ट ही तो वही है कि स्टॉक करना ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इन केस ऑफ वन और मोर in case of one or more than in case of one or more than one day it is not applicable। मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक या एक से ज्यादा दिन अगर लग जाए तो फिर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ घंटों के अंदर हमारे पास आ जाना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ वन और मोर देन वन डे इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब अगर सप्लायर बोल रहा है एक या एक से ज्यादा दिन लगेगा तो वो जस्ट इन इन्वेंट्री में नहीं आता है, वो जस्ट इन इन्वेंट्री के कैटेगरी में नहीं आएगा। एक या एक से ज्यादा दिन लगेगा तो वो जेआईटी में नहीं आएगा, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर हमारे पास ये स्टॉक पहुंच जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच material should only be purchased when it is actually required in प्रोडक्शन। सिर्फ तभी हम लोग मटेरियल का ऑर्डर देते हैं जब वो प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट पॉइंट इट रिड्यूसेस कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ही, जब हम लोग स्टॉक करके रखेंगे नहीं अपने मटेरियल को तो फिर कैरिंग कॉस्ट किस बात का, कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का 10th नंबर तो हो गया। जीआईटी पे कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। 11 नंबर भी हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग का रेशियोज का क्वेश्चन था। 12 नंबर भी रेशियो का क्वेश्चन था, ये भी हमारा हो चुका है। अच्छा, ये 13 ये शायद स्टॉक आउट वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और थ्योरी लिखवाना है, वो भी लिखवा देते छोटा सा। लॉस ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल का लॉस दो तरीके का हो सकता है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। कंसाइनमेंट जो जो लोग कंसाइनमेंट किए हो कभी, उनको भी मैंने ये चीज बताया नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस का मतलब है जो अनअवॉइडेबल है, और एबनॉर्मल का मतलब हो जाता है अवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस का मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, इट इज ड्यू टू गुड्स इनहेरेंट नेचर।
इनहेरेंट नेचर का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को जैसा नेचर, मतलब बेसिकली नेचर ने दिया, या फिर बोल सकते हो कि भगवान ने जैसा जिसको नेचर दिया। जैसे मान लो कि फ्लावर्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो जो है जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये उसका नेचर है, इसको बोलते हैं इनहेरेंट नेचर। हम लोग जो है फ्लावर्स को बहुत ज्यादा दिन जो है फ्रेश नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो खराब होगा ही होगा, काफी जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे वेजिटेबल्स भी, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स है जिसका लाइफ थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि आलू वगैरह, ठीक है, आलू प्याज वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि बहुत ही जल्दी जो है वो खराब हो जाते हैं, तो पेरिसेबल आइटम्स, फिश वगैरह, ठीक है। तो नॉर्मल जो मतलब गुड्स का इनहेरेंट नेचर है, जो हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जो है उनका नेचर है, मतलब वो जो है गॉड गिफ्टेड है, वो नेचर है कि वो ऐसे ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग अनअवॉइडेबल बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। और एबनॉर्मल का मतलब, एबनॉर्मल जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अनसर्टेन रीजन की वजह से जो होता है, अनसर्टेन रीजन, जैसे फ्लड, चोरी हो जाना, स्टोलन या फिर थेफ्ट लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, स्टोलन या फिर थेफ्ट। और फायर ऑकर्ड, ठीक है, अगर आग लग जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं। या फिर जैसे डैमेज, ठीक है, डैमेज हो रहा है, तो ये सब जो है एबनॉर्मल रीजन, मतलब ये हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लो फ्लड आ रहा है, तो हम लोग अपने रॉ मटेरियल को एक गोडाउन में एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे कहीं ऐसे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आज के डेट पे जब कोई भी तूफान आता है, जैसे कुछ दिन पहले ही जो तूफान ऑलरेडी आया हुआ था, तो इसमें हमें पहले से पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पे स्कूल वगैरह में भेज देते हैं, ताकि जो है उनका लॉस कम हो, ठीक है। मतलब नहीं तो पहले क्या होता था, इतना जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होता था, हम लोग इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि कहाँ कैसे करके फ्लड होगा, तो बहुत से लोगों का जान जाता था, जो कि अभी हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग उसे चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग चाहे तो अपने गोडाउन का रॉ मटेरियल वगैरह ये सब जो है चोरी होने के हाथ से रोक सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को रख सकते हैं, ठीक है। आग लगने के हाथ से बचा सकते हैं, तो आग लगने के हाथ से कैसे बचा सकते हैं, जैसे नॉर्मली सेफ्टी सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डैमेज होने के हाथ से मतलब उसे सही प्रोटेक्शन देके, रॉ मटेरियल जैसा रॉ मटेरियल का नेचर है उसके हिसाब से उसे प्रोटेक्शन देके उसे हम लोग डैमेज के हाथ से रोक सकते हैं। एक तो नॉर्मल डैमेज है जो कि गुड्स का इनहेरेंट नेचर है, वो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, तो वो हो जाता है अनअवॉइडेबल। लेकिन जो हम लोग रोक सकते हैं उसे बोलते हैं अवॉइडेबल। तो इस तरह से मटेरियल का दो तरीके का लॉस होता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल लॉस है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखेंगे और ये इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस के नीचे फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो इस लॉस के वजह से जो जितने रुपए का लॉस होता है, ठीक है, तो वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस की वजह से जो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, वो हम लोग कस्टमर से जो है रिकवर कर सकते हैं। कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कॉस्ट जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने 10 रुपीज करके 10 किलो मटेरियल लाया, तो 100 रुपीज का, उसमें से मान लेते हैं कि 2 किलो मटेरियल हम लोग का नॉर्मल है कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो 8 किलो मटेरियल आके पहुंचा हमारे पास, जिसका कॉस्ट हमारा 100 ही हुआ। तो कॉस्ट पहले 10 रुपीज था पर यूनिट, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 100/8। तो 100/8, सॉरी 100/8, तो देखो कॉस्ट कितना हो गया, 12.5, है ना। ये अगर किलो में है, सपोज ये अगर किलो में है, 10 किलो मटेरियल खरीदा 10 रुपीज पर किलो करके, तो 100 रुपीज का मटेरियल खरीदा। अब मान लेते हैं कि 2 किलो मटेरियल नॉर्मल लॉस है, तो 8 किलो मटेरियल हमारे पास रिसीव हुआ और वो 100 रुपीज हमारे पॉकेट से गया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 100 रुपीज में हम लोग 8 किलो मटेरियल लाए, ना कि 10 किलो। तो कॉस्ट 10 से इंक्रीज होके 12.5 हो गया, और ये हम लोग मटेरियल का कॉस्ट 12.5 ही रखेंगे, 10 जो है वो नहीं रखेंगे, ये बढ़ा सकते हैं। मतलब मटेरियल का कॉस्ट अगर 12.5 है, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये ऐड होगा, 10 के जगह 12.5, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा, तो उसमें प्रॉफिट लग के कस्टमर को हम लोग बेचेंगे भी, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो आएगा, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आएगा उसमें प्रॉफिट लग के ही तो सेल प्राइस आएगा, जो हम लोग कस्टमर से रिकवर करेंगे। वही बोल रहा है, कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैन बी, इसके नीचे लिखेंगे कैन बी रिकवर्ड from
कस्टमर से हम लोग इसको रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 12.5 लगाएंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और हम लोग इसे बेच नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस सभी का होगा। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता है, मान लो कि 2 किलो जो मेटेरियल लॉस हुआ वो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो हम लोग फिर मेटेरियल कॉस्ट में 12.5 नहीं रखेंगे, 10 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस सभी का नहीं होता है। सभी के गोडाउन में आग नहीं लग सकता है, सभी के गोडाउन से चोरी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये सभी के साथ हो रहा है, ये गुड्स का कोई इनहेरेंट नेचर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम लोग इस तरीके के लॉस को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो ये लॉस हुआ तो ये अपने आप को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चोरी हो गया, इस वजह से हम लोग अपने मेटेरियल कॉस्ट को 10 रुपीज वाले मेटेरियल को 12.5 कर देंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, मार्केट में हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो 10 रुपए वाला मेटेरियल लगा के ही प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उस लॉस को खुद बेयर करो, मतलब उसे कॉस्टिंग पीएल में हमें दिखाना चाहिए। अब इधर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कांट रिकवर्ड, ये हम लोग कस्टमर से नहीं रिकवर कर सकते, कांट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, तो इसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। ये पीएल में चार्ज हो जाता है। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स कभी करते हो तो देखोगे चोरी हो गया है स्टॉक, तो ट्रेडिंग में दिखाते हैं कितना चोरी हो गया और उस लॉस को हम लोग पीएल में दिखाते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है तो लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उस लॉस को हम लोग प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली लॉस तो ऐड नहीं होता है, मतलब उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट का मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट करके कैसे भी हो, पर किलो हो, पर ग्राम हो, पर लीटर हो, उसे हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट के कॉस्ट पे उस लॉस को ऐड नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली हमें पीएल में चार्ज कर देना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें पीएल में चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, ये वाले पॉइंट के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कब किया जाता है, जब ईयर एंड होता है, ठीक है। जब ईयर एंड होता है हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली क्या बनता है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग पीएल एक ही साथ होता है, फिर भी हम 3 पार्ट में दिखा रहे हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो हमारा वैल्यूएशन होता है स्टॉक का, वो कहाँ कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग में दिखता है क्लोजिंग स्टॉक बोल के, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी दिखता है क्लोजिंग स्टॉक बोल के। तो देखो वैल्यूएशन करना स्टॉक का कितना जरूरी है, नहीं तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाएंगे, ट्रेडिंग नहीं बनेगा तो जीपी नहीं निकल के आएगा, जीपी नहीं निकलेगा तो पीएल में वो ट्रांसफर नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगा, तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन नहीं करते हैं अपने स्टॉक या इन्वेंट्री का तो हम लोग अपने बिजनेस का जो है रिजल्ट पता नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम होगा, मतलब बनेगा ही नहीं, बेसिकली बनेगा ही नहीं। तो वैल्यूएशंस करना बहुत ही जरूरी है। अब देखो वैल्यूएशंस जो है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, उसका अलग अलग मेथड है। तो जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, मान लो ये हम लोग का गोडाउन है, ठीक है, क्या क्या वैल्यूएशन करेंगे वो हम बता रहे हैं। और हम लोग के पास एक मेटेरियल है टाइप पी, ठीक है, टाइप पी रॉ मेटेरियल है। ये मटेरियल हम लोग हमेशा खरीदते रहते हैं, हमें जरूरत होता है अपने प्रोडक्शन में। सपोज सपोज कि हम लोगों ने जून के मंथ में ये मटेरियल खरीदा था एट द रेट ऑफ 100 करके, ठीक है। फिर जुलाई में यही सेम रॉ मटेरियल खरीदा एट द रेट ऑफ 104 करके, फिर अगस्त में यही वाला मटेरियल खरीदा एट द रेट ऑफ 95 करके, जैसे मार्केट प्राइस हो रहा है हम लोग उसी हिसाब से खरीद रहे हैं। फिर नवंबर में जाके खरीदा, मिडिल में नहीं खरीदा, 110 करके हमें रॉ मटेरियल मिल गया। और जैसे जैसे ये रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते गए, ये रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में जमा होता गया। जैसे कि मान लो 100 रुपीज वाला ये है, ठीक है, हम कलर जो है चेंज कर करके दिखाते हैं। 104 रुपीज वाला रॉ मटेरियल ये आ गया, फिर उसके बाद जो है 105, तो 105 वाला ये हो गया, 104 के बाद 95, सॉरी, तो ये 95 वाला रॉ मटेरियल गोडाउन में आ गया। और नेक्स्ट जो है कौन सा रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हम लोग का 110, ठीक है। तो 110 रुपीज वाला रॉ मटेरियल हम लोग के पास आ गया, ये सभी गोडाउन में जो है जमा होते गए। अब हमें ये पता करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे गोडाउन में
कौन सा मेटेरियल है, यहाँ तो मैंने सिर्फ पी बोला है, लेकिन हम लोगों के पास तो अलग अलग टाइप का मेटेरियल हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर एक ही टाइप का मेटेरियल है तो हमें क्या क्या पता करने का जरूरत हो सकता है, तो हमें ये पता करने का जरूरत हो सकता है कि क्वांटिटी कितना है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसका क्वांटिटी कितना है। सेकंड, ये पता करने का जरूरत हो सकता है कि वो एट द रेट ऑफ कितना वाला मटेरियल पड़ा, मतलब 100 रुपीज वाला है, 104 वाला पड़ा हुआ है, 95 वाला, 110 वाला। अब ये तो डिपेंड करेगा कंजम्पशन पैटर्न पे कि हम लोग कंजम्पशन कैसा करते हैं। जैसे 100 वाला मटेरियल जो आया वो पहले खत्म हो जाता है, तब जाके 104 वाला यूज करते हैं, उसके बाद 95 वाला, उसके बाद 110 वाला। तो इससे ये पता चलेगा कि एंड में अगर कुछ बचेगा तो 110 वाला ही बचेगा, या फिर हम लोग एवरेज करके यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो है जो सबसे लास्ट में आता है उसे सबसे पहले यूज करते हैं। तो कौन से रेट वाला मटेरियल पड़ा हुआ है, कितने क्वांटिटी का मटेरियल पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ वैल्यू, वैल्यू का मतलब हो जाता है क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, क्वांटिटी इनटू रेट, कितने वैल्यूएशन का मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को पता करने का जरूरत होता है। और इसके लिए हम लोग क्या क्या मेथड फॉलो करते हैं, देखो हम लिख के दिखाते हैं क्या क्या मेथड से हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मेथड्स लिखते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या क्या मेथड्स होता है, सिंपल, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड। फीफो को बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका पूरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये हो गया लीफो। तो सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये जब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे होता है। फीफो वाला जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले यूज होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में यूज होगा। मतलब जब तक पहला वाला खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग दूसरे वाले में जो है दूसरे वाले मेटेरियल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब सेम कैटेगरी का बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट अगर फॉलो होता है, जो आइटम सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अलग अलग मेथड्स को जो है यूज करती है, ठीक है, जैसे कि फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड्स जो है हमें इस पे क्वेश्चंस जो है मिलेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो 13 नंबर नहीं, ये हमारा, हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर बोला है द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू, अच्छा यहाँ पर ना कुछ कमेंट करने बोला है, ठीक है, तो पहले हमें कंसेप्ट मतलब मेथड्स का पता होगा तभी ना हम लोग कमेंट करने के लिए जो है मतलब कर पाएंगे। जैसे देखो ये 14th नंबर वाला है, ये वाला यहाँ पर बोला है फीफो एंड लीफो मेथड से हमें प्राइसिंग इश्यूज, ठीक है, मतलब इशू मतलब फैक्ट्री में जब हम लोग मेटेरियल को भेज रहे हैं तो क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर फीफो कर रहे हैं तो क्या होगा, लिफो कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है। इसके बाद हाँ बस यही वाला क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बाकी तो नेक्स्ट देखना पड़ेगा क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर है काफी सारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी जो है अभी कर पाएंगे नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है अभी कर पाएंगे, ये काफी बड़ा सारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ये काफी बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस मेथड्स को जो है नेक्स्ट दिन ही जो है ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ना काफी बड़ा है, तो इतना सारा डिटेल्स, बहुत सारी चीजों को लिखना पड़ता है। ये भी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, हम सिर्फ एक बार देख लेते क्या क्या क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक फीफो से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी फीफो बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस है जिससे हम लोग ये मेथड्स को जो है सीख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग मेथड्स तक ही करते हैं कि कितने तरीके का मेथड होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये मेथड्स को जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।